भारत बने उसके लिए ज़रूरी था भारत को बनाने वाले स्तंभ बनाए जाएं। शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य में नए नए विकास के कार्य किए गए। चंडीगढ़ जैसा बड़ा शहर बनाया गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। एयर इंडिया की स्थापना की गई। 1952 में पहली बार देश में पेंसिलिन तैयार हुआ। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। नेपानगर में अखबारी कागज बनाने का कारखाना लगाया गया। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोका होटल बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया। देश में आईआईटी की स्थापना एक अंतिम रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। 1961 में संसद ने आईआईटी एक्ट पास किया। हालांकि तब तक देश में 5 आईआईटी बनकर तैयार हो चुके थे और पूरी तरह से कार्य कर रहे थे। आजादी के बाद 1950 के दशक में पहला आईआईटी पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। ये वो दौर था जब राष्ट्र एक और बड़ी चुनौती से जूझ रहा था। भारत को आजादी ऐसे दौर में मिली जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला झेल रही थी। भारत को ऐसे शिक्षण संस्थान की जरूरत थी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ की ओर देश को बढ़ा सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह आईआईटी खड़गपुर को बनाया गया है वो कभी एक जेल थी। पश्चिम बंगाल का हिजली डिटेंशन कैंप 1930 में बनाया गया था। मकसद एक ही था, स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें बंधक बनाकर रखा जा सके। आजादी के बाद जब भारत अपना पहला वर्ल्ड क्लास टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए तैयार था, तब जवाहरलाल नेहरू ने हिजली को पश्चिम बंगाल के तब के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय की सलाह पर साइट के तौर पर चुना। इससे पहले इंस्टीट्यूट कुछ दिनों तक कलकत्ता से चला था। हिजली में एक नया कैंपस खोला गया और जेल को म्यूजियम में बदल दिया गया। ये सब हुआ, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी ज़रूरत थी जनता को शिक्षित करने की और उन्हें स्वस्थ रखने की। और इसी सोच ने जन्म दिया आईआईटी, एम्स और आईआईएम जैसे संस्थानों को। 1951 में पहला आईआईटी खड़गपुर में शुरू किया गया। 1956 में यूजीसी की नींव रखी गई। 1956 में आईआईटी खड़गपुर के पहले कॉन्वोकेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यहाँ भारत का भविष्य बन रहा है। ये तस्वीर भारत में हो रहे बदलावों का चेहरा है। आईआईटी खड़गपुर देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था जिसे आज़ादी के बाद बनाया गया। इसे अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर बनाया गया था। इसके बाद देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 दिशाओं में 4 आईआईटीज बनाए गए। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास। अभी भारत में 23 आईआईटीज हैं। रुड़की में साल 1847 में स्थापित थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज को साल 2001 में एक आईआईटी में बदल दिया गया। तब से इसे आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। यही आईआईटी देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। भारत में आईआईटी छात्रों के पहले बैच में सिर्फ लड़के थे। ये सभी अपनी यूनिवर्सिटीज के टॉप रैंकर्स थे। आईआईटी को हर साल 100 से 200 मिलियन का ग्रांट सरकार से मिलता है। एलुमनाई और एकेडमिक फीस से भी इसे मदद मिलती है। 2005 में यूएस कांग्रेस ने आईआईटीएंस के योगदान को सराहा था। इसे लेकर एक हाउस रेजोल्यूशन भी पास किया गया। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना यूनेस्को और पूर्व सोवियत यूनियन की मदद से की गई थी। रुड़की के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की इंटरनेट स्पीड देश में सबसे ज्यादा है। यह भारत की सामान्य इंटरनेट स्पीड से 6 गुना है। आईआईटी खड़गपुर वेटिकन सिटी और मोनाको से 3 गुना बड़ा कैंपस है। इस इंस्टीट्यूट में एक बॉम्ब हाउस नाम की जगह है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज बम रखा करते थे। अभी इसका इस्तेमाल स्टाफ क्वार्टर के लिए होता है। आईआईटी की स्थापना के शुरुआती दौर में इसमें दाखिले के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल की परफॉर्मेंस और इंस्टीट्यूट में होने वाले इंटरव्यू के आधार पर दाखिला दिया जाता था। कैसे बने आईआईएम? आईआईएम की स्थापना की पहल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की सिफारिश पर की थी। आईआईएम का मकसद देश में मैनेजमेंट की शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना था। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम कोलकाता दोनों की स्थापना 1961 में की गई थी। आईआईएम की स्थापना की पहल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की सिफारिश पर की थी।
IIM कलकत्ता की स्थापना 13 नवंबर 1961 को हुई थी। इसका कैंपस कलकत्ता के बाहरी हिस्से में जोका में स्थित है। दूसरा IIM अहमदाबाद इसी साल 16 दिसंबर से शुरू हुआ था। 1972 में रवि जी मथाई की अध्यक्षता में एक कमेटी ने सरकार को 2 और IIM बनाने का सुझाव दिया। कमेटी के सुझाव पर तीसरा IIM 1973 में बेंगलुरु में खुला। 1981 में 3 मौजूदा IIM की प्रगति का पता लगाने और सरकार को सिफारिशें देने के लिए पहली IIM समीक्षा समिति बनाई गई। समिति ने कहा कि 3 IIM से हर साल लगभग 400 ग्रेजुएट निकल रहे हैं और वो अपनी क्षमता तक पहुंच चुके थे। इस समिति ने देश में मैनेजमेंट प्रोफेशन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 2 और IIM खोलने का प्रस्ताव दिया। समिति ने ये भी सुझाव दिया कि मैनेजमेंट स्कूल में फैकल्टी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए फेलोशिप प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। इसके बाद चौथा IIM लखनऊ में 1984 में खोला गया। ये लखनऊ का मेन ब्रांच था। इसका एक और ब्रांच नोएडा में खोला गया। इसके बाद IIM कौड़िकोर 5वां IIM था और इसके बाद छठा IIM इंदौर बना। एम्स की स्थापना। देश आगे बढ़ रहा था और इसको बढ़ाने में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जान से जुटे हुए थे। उनका सपना था कि दक्षिण पूर्व एशिया में मेडिकल और रिसर्च के क्षेत्र में एक ऐसे केंद्र की स्थापना हो जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो, और उनके इस सपने को पूरा करने में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जी जान से जुटी हुई थी। 18 फरवरी 1956 के दिन देश की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने लोकसभा में एक बिल पेश किया। राजकुमारी अमृत कौर ने उस वक्त बिल पेश करने के दौरान कोई स्पीच तैयार नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वह एक इतिहास बन गया। उन्होंने कहा था कि मेरा हमेशा से सपना था कि देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और मेडिकल एजुकेशन के उच्च स्तर को बरकरार रखने के लिए एक ऐसे संस्थान की जरूरत है जो युवाओं को उनके ही देश में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सके। इस बिल के ठीक 1 साल पहले यानी 1946 में सर जोसेफ की अध्यक्षता में एक सर्वे टीम का गठन किया गया था। इस सर्वे टीम ने भारत में मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में एक अच्छे सेंटर की स्थापना की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को तो सभी ने सराहा, लेकिन इसके लिए जरूरी रकम का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने पूरी मेहनत की और करीब 10 साल के बाद पैसे इकट्ठे हुए। इसमें न्यूजीलैंड ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद 1956 में संसद के दोनों सदनों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट पारित किया और इसके आधार पर एम्स की नींव पड़ी। भारत की हरित क्रांति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना जापान में थी। यूएस आर्मी के साथ ही कृषि अनुसंधान सेवा के एस सिसिल सेल्मन भी वहीं मौजूद थे। जापान के पुनर्निर्माण पर अमेरिका का ध्यान था और सेल्मन का ध्यान वहाँ कृषि उपज पर था। उन्हें नॉरिंग नाम की गेहूं की एक ऐसी किस्म मिली जिसका दाना काफी बड़ा था। सेल्मन ने इसके और बेहतर नतीजे पाने के लिए इसे रिसर्च के लिए अमेरिका भेजा। 13 वर्ष तक रिसर्च के बाद 1959 में गेंस नाम की किस्म तैयार करने में कामयाबी मिली। जापान में उस वक्त काम चल रहा था। वहीं भारत में 1947 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। करीब 20 लाख लोग मारे गए। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हर चीज का इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि का विकास बहुत जरूरी है। 1950 में धान वैज्ञानिक के रमैया ने सुझाव दिया कि हमें जापान से लाई गई धान की किस्मों को अपनी देसी किस्मों के साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय धान की जापानी किस्में प्रति हेक्टेयर 5 टन से भी ज्यादा पैदावार देती थी, जबकि हमारी किस्मों की पैदावार 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर थी। उस समय यह तकनीक कृषि के क्षेत्र में झटपट आई। इस तकनीक का इतनी तेजी से विकास हुआ कि इसने थोड़े ही समय में कृषि के क्षेत्र में हैरान करने वाले नतीजे दिए। जुलाई 1964 में जब सी सुब्रमण्यम देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री बने तो उन्होंने सिंचाई और खनिज उर्वरकों के साथ साथ ज्यादा पैदावार वाली किस्मों के विस्तार को अपना भरपूर समर्थन दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं के बीजों के आयात को मंजूरी दी और इसे समय की मांग करार दिया। इन सभी कोशिशों के चलते बौने गेहूं का क्षेत्र 1964 में
महज 4 हेक्टेयर से बढ़कर 1970 में 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। सन 1968 में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड 170 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया, जबकि इससे पहले सर्वाधिक 120 लाख टन उत्पादन 1964 में हुआ था। गेहूं और धान की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ मिलकर मक्का, ज्वार और बाजरे की संकर किस्में तैयार की, जिन्होंने इन फसलों की पैदावार और उत्पादन में बढ़ोतरी के नए रास्ते खोल दिए। अक्टूबर 1968 में अमेरिका के विलियम गुआर्ड ने खाद्य फसलों की पैदावार में हमारी इस क्रांतिकारी प्रगति को हरित क्रांति का नाम दिया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा गया। भारत के कृषि और खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम ने MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफल संचालन किया, जिसका भविष्य में संतोषजनक प्रभाव भी देखने को मिला। 1961 से 1985 तक के वर्षों में मुख्य फसलों की पैदावार दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। वैश्विक स्तर पर अनाज की फसल में 160% की बढ़ोतरी हुई। तीसरी दुनिया के लोगों की कैलोरी 25% बढ़ गई। तीसरी दुनिया के देशों की GDP 1960 से 2000 के बीच 15% बढ़ गई। देश की दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति के जनक रहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन अपनी पुस्तक एक अंतहीन स्वप्न में उन्होंने ये लिखा है कि मैं संयोग से दूध बेचने वाला बन गया। उन्होंने एक अंग्रेज एक्सपर्ट को ये कहते सुना था कि लंदन के सीवर का पानी मुंबई के दूध से कहीं बेहतर है। ये वाक्य नौजवान कुरियन के लिए चुनौती जैसा था। उन्होंने 50 के दशक में गुजरात में अमूल की शुरुआत की। पीजे कुरियन 1 अरब लीटर दूध के विचार को लेकर निकले थे। 1968 में पूरे 1 साल वो सरकारी विभागों के चक्कर लगाते रहे। उनकी योजना सरकारी फाइलों में दम तोड़ती नजर आई, लेकिन तभी एक कुदरती कृपा हुई। कुरियन ने बताया था कि एक सुबह उनके दोस्त DIG इमदाद अली ने उन्हें फोन किया और कहा कि कुरियन को उनकी मदद करनी होगी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी आनंद आए हुए हैं। चूंकि अधिकारी के कार्यक्रम में कुछ वक्त रह गया था और इसे पूरा करने के लिए इमदाद अली चाहते थे कि वो उन्हें कुरियन की डेयरी लेकर आए। DIG इमदाद अली ने जब ये पूछा तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वो अधिकारी तब के गृह सचिव LP सिंह थे। वो अमूल के प्रयोग से प्रभावित हुए और पूछा कि इसे दूसरी जगह क्यों नहीं दोहराया जा सकता है। कुरियन ने पूछा कि क्या दिल्ली में कोई ऐसा है जो देश के लिए सकारात्मक बात चाहता है। तमाम नौकरशाहों ने भले ही कुरियन की राह में बाधाएं खड़ी की हों, लेकिन ये एक ऐसे अधिकारी निकले जिन्होंने गाड़ी को पटरी पर ला दी। भारत के बनने की कहानी का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। भारत जब आजाद हुआ था तब आजादी के साथ ही देश के माथे पर जंग की रेखाएं भी मानो खिंच गई थी। देश ने आजादी के तुरंत बाद कश्मीर युद्ध देखा। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। 1971 की जंग ने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस शो की अगली कड़ी में हम जानेंगे 1971 की जंग और भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में।